ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो मैंने आपको न्यूटन्स का सेकंड लॉ उसके एप्लीकेशन बताए थे। तो आप ये ध्यान रखें कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ होता है उसे न्यूटन्स के सेकंड लॉ से ड्राइव किया जा सकता है कि नहीं। क्या था न्यूटन्स का सेकंड लॉ? वो था F = ma, और ए क्या था? P - U/T, है कि नहीं। ये तो डेफिनेशन होती है वेलोसिटी एक्सीलरेशन की, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर F 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 = होगा mv - U/T, है कि नहीं। ये 0 में चला गया, mv 0 में चला गया, तो v - u भी क्या हो गया 0, तो v क्या आ गया u के बराबर। तो ध्यान दीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कैसी सेम। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। अब वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहे तो मोशन कैसी होगी आपकी? यूनिफॉर्म, है कि नहीं। मोशन यूनिफॉर्म हो गई तो v u के बराबर है, मोशन यूनिफॉर्म हो गई। अगर u 0 होगा तो v भी 0 होगी, है कि नहीं। अगर u 0 है, v 0 है, तब भी एक्सीलरेशन 0 आएगा और फोर्स 0 आएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या है, रेस्ट में ही रहेगा। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो 0 रहेगा, तो उस पर फोर्स भी क्या होगा 0 होगा। तो अपनी स्टेट को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। कब तक करेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तब उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये होता था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, जिससे आप न्यूटन्स के सेकंड लॉ से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स इस लॉ के बारे में कि ये थोड़ा सा, वैसे डेफिनेशन में सबसे सस्ता है, एकदम से इजी है, लेकिन तब भी थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो इसे ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ को हमने पढ़ा। तो न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ से क्या पता चलता है, तो आप भी ध्यान रखेंगे। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो आपको फोर्स की डेफिनेशन देता है, और न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर मोशन होगी या नहीं होगी। मोशन का होना या ना होना ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ डिसाइड करता है कि नहीं। फर्स्ट और सेकंड लॉ ही एक्चुअली में मोशन को होने और ना होने को डिसाइड करते हैं। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पेयर में क्रिएट होते हैं। फोर्स का हमेशा एक पेयर बनता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो सेम टाइम पर दूसरी बॉडी भी क्या करती है, उतना ही फोर्स पहली वाली के अपोजिट पहली वाली बॉडी पर लगाती है। ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट है न्यूटन्स के सेकंड लॉ का। क्या है, आप इसे लिख लीजिए साथ ही साथ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट applied the force on the another object another की जगह सेकंड लिखिए। when an object applied the force on the second object, then the second object also applied an equal and opposite force on the first object at the same mathematical time. इस लाइन को ध्यान से समझिएगा कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा होता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी टाइम में, जिस टाइम में पहले ने फोर्स लगाया था उसी टाइम में पहले वाले पर फोर्स लगाता है, जो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होता है डायरेक्शन में। ठीक है, इसी लॉ को थोड़ा सा सिंपल भाषा में से लिखा जाता है, एवरी एक्शन
देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि जब भी आप कोई एक्शन करते हैं तो आपको उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। देखिए ये याद करने में तो आसान है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, इस तरह से फॉर्मेट करने में सबसे आसान है। मेरे ख्याल से 9th क्लास के स्टूडेंट को सबसे पहले ये लॉ याद होता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब चीज़ें ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश करते हैं तो उनमें कन्फ्यूज़न आ जाता है। इस लॉ में कन्फ्यूजन क्या है, पहले आप समझिए एक्शन क्या है, कि पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पर जो फोर्स लगाया उसे हम एक्शन बोल रहे हैं, और दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी पर जो फोर्स लगाया उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन बोल रहे हैं। देयर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी यहाँ कुछ रह गया, अपोजिट रिएक्शन। तो यह कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन ये है, आपको यहाँ ये लगता होगा इन वर्ड्स से ये लगता है एक्चुअली में कि पहले एक एक्शन होता है उसके बाद रिएक्शन होती है, तो यहाँ टाइम गैप सा नज़र आता है। जब आप ये ध्यान रखेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ में ये टाइम गैप नहीं होता, दोनों एक्शन रिएक्शन एक ही टाइम पर होते। जैसे एक आदमी का आपने थप्पड़ लगाया, उस आदमी ने भी आपको थप्पड़ लगा दिया, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ नहीं है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम गैप हुआ, उसने थप्पड़ लगाया फिर उसने कुछ सोचा होगा फिर थप्पड़ लगाया। थर्ड लॉ क्या है, जब आपने उसे थप्पड़ लगाया होगा तो आपने क्या किया, उसे फोर्स प्रोवाइड किया, तो सेम टाइम पर उसका जो आपने जब उसे थप्पड़ मारा तो उसका जो गाल है उसे फील हुआ फोर्स, और सेम टाइम पर आपके हाथ को भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। आपने एकदम से स्लैप दिया, उसे लगा है कि नहीं, तो जब उसे लगा होगा तो आपके हाथ पे भी लगता है, तो वो एक्शन और रिएक्शन होते सेम मैथमेटिकल टाइम पर। ठीक है, तो मोशन होगी कि नहीं होगी ये क्या बताता है, ये बताता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ, ये डिसाइड करते हैं। और फोर्स जो होते हैं हमेशा पेयर में क्रिएट होते हैं, और ये सेम मैथमेटिकल टाइम पर एक दूसरे पे अप्लाई होती है, ये होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। इसे मैं और एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। जैसे स्प्रिंग बैलेंस, आप लोग लेबोरेटरी जाएँ अपने, आपने देखा होगा दो स्प्रिंग बैलेंस होंगे, उन्हें आप एक दूसरे से कनेक्ट करिए, आप बुक में देख सकते हैं एनसीईआरटी में। एक को एक बोला फिक्स कर दीजिए, दूसरे को खींचिए, तो आप क्या देखेंगे कि जो स्प्रिंग बैलेंस हैं जो आपको वेट बताते हैं, दोनों में जो वेट की रीडिंग आएंगी वो सेम आएंगी। जो क्या शो करता है कि पहले स्प्रिंग बैलेंस ने दूसरे पर जो फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स दूसरा स्प्रिंग बैलेंस पहले पर लगा रहा है। इसी वजह से जो फोर्स है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में और ऑपरेट कैसे है, डायरेक्शन में। ठीक है, इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। तो जिस टाइम पर ए बी को खींच रहा है उसी टाइम पर बी ए को भी खींच रहा होता है, तो सेम मैथमेटिकल टाइम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है आपका घोड़ा गाड़ी का, कि जो घोड़ा होता है वो गाड़ी को खींचती है और जो गाड़ी होती है वो क्या करती है, घोड़े को खींचती है क्या नहीं। एक अब घोड़ा बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल का काम होगा, ठीक है, अब जैसा भी कुछ भी बन जाए, मुझे नहीं पता ये क्या बन गया। ठीक है, और ये है गाड़ी आपके पास। मैं ये कह चुका हूँ कि मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो फोर्स जो ये कार्ट है ये हॉर्स है, ठीक, तो फोर्स कार्ट लगाती है हॉर्स पर, फोर्स ऑन कार्ट ड्यू टू हॉर्स, फोर्स ऑन कार्ट ड्यू टू हॉर्स, तो कार्ट पर फोर्स लग रहा है हॉर्स की वजह से, तो हॉर्स से किधर खींचेगा, सामने की तरफ। और सेम टाइम पे क्या होगा, ये फोर्स लगेगा हॉर्स पर, किसकी वजह से, कार्ट की वजह से, किधर चलेगा, पीछे की तरफ। तो आप कहेंगे ये तो दो फोर्स हो गए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, बिल्कुल हो गए। तो आप कहेंगे ये ऐसे ही खींच रहा है, ऐसे ही खींच रहा है, तो फिर ये आगे कैसे चलेगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, मैंने क्या कहा, आगे चलेगा या नहीं चलेगा ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ बताएगा, है कि नहीं। थर्ड लॉ के बारे में एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए, यहाँ स्पेस नहीं है, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ होता है इसमें जो फोर्स लगते हैं वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स नहीं लगते। जो फोर्स होते हैं वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। जैसे यहाँ पर एक फोर्स गाड़ी पर लग रहा है, दूसरा फोर्स किस पर लग रहा है, हॉर्स पर लग रहा है।
तो इसे कैसे खींच लेगा, तो इसे ऐसे खींच लेगा, आप ये ध्यान रखेंगे कि अब घोड़ा है, अब घोड़ा चलेगा या नहीं चलेगा, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ बताएगा। और न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, F क्या है, ma, कि अगर इसके पास फोर्स है तो इसमें क्या होगा, एक एक्सीलरेशन होगा। तो इस पर क्या होना चाहिए, इस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। तो इस पर एक फोर्स तो गाड़ी खींच रही है पीछे, तो अगर गाड़ी पीछे की तरफ से खींच रही होती और इस पर गाड़ी का ये अकेला फोर्स होता तो ये घोड़ा किधर चला जाता, पीछे। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये घोड़ा होता है वो अपने पाँव को ज़मीन पर रखता है, पीछे पुश करता है ज़मीन को। तो जब ये ज़मीन को पीछे पुश करता है तो जो अर्थ है, ये अर्थ को इधर पुल कर रहा है, धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, तो फिर अर्थ इसे इधर पुश करती है, तो इसे और फोर्स मिलता है। ठीक है, ये आप लोग डिटेल में सीखेंगे 11वीं क्लास में वेक्टर वगैरह। तो इसे एक फोर्स और मिलता है सामने की तरफ। तो इस पर एक साथ दो फोर्स होते हैं, एक तो कार्ड खींचती है पीछे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कितने से 100 न्यूटन से, और एक ग्राउंड ने प्रोवाइड कराया आगे, जैसे मान लीजिए 500 न्यूटन से। तो आप देखिए अब इस पर क्या बन गया, अब इस पर बन गई अनबैलेंस्ड फोर्स। इस अकेले घोड़े पर दो फोर्स, एक 100 का एक 500 का, तो इस पर नेट फोर्स कितना बचा, 400 का, और कितना की तरफ बचा, सामने की तरफ। तो ये जो F है ना, F=ma में जो F है ये कितना है, 400 है, और दिस ma, तो A कितना आ गया 400 अपॉन ये मास ऑफ हॉर्स है। तो जो हॉर्स है ना, वो आप अगर यहाँ हॉर्स का मास रख देंगे तो हॉर्स तुरंत इतने एक्सीलरेशन से आगे चलने लगेगा, और जब हॉर्स आगे चलेगा तो क्या करेगा, गाड़ी को भी अपने साथ खींचेगा। ठीक है, तो इस तरह से होती है। तो मोशन होगी नहीं होगी, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ बताता है। और एग्जांपल लीजिए इसका, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, न्यूटन्स के थर्ड लॉ में जो फोर्स लगते हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं। दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे आप लोग चलते हैं, अगर ये आप बैठे हुए थे, आपने कहा कि वो मैं चलना है, तो आप चल रहे हैं किसकी, कौन से फोर्स की वजह से, आपको क्या लगता है कि आप जो मसल्स का फोर्स लगा रहे हैं आप उसकी वजह से चल रहे हैं, कि आप हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, मेरे मसल्स का फोर्स लगाया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो क्या वाकई में आप अपने मसल्स के फोर्स की वजह से चल रहे हैं, तो आंसर इज नो। आप अपने मसल्स के फोर्स की वजह से नहीं चल रहे। क्या होता है, आप जब खड़े होते हैं तो आप अपने मसल के फोर्स से अर्थ को पुश करते हैं पीछे की तरफ। जब आप अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो आप अर्थ पे एक फोर्स लगाते हैं, और सेम टाइम पे अर्थ आपको एक फोर्स लगाती है। तो जब अर्थ आपको फोर्स लगाती है तो हमारी बॉडी पर एक फोर्स आया जो किसने लगाया, अर्थ ने, और उस फोर्स की वजह से क्या होता है, हम आगे की तरफ चलते हैं, है कि नहीं। तो हम जब आगे की तरफ चलेंगे तो हमारी बॉडी में फोर्स किसका होगा, अर्थ का। F=ma, ये मास किसका है, मेरा, दिस इज मी। तो जो एक्सीलरेशन होगा मेरा, मास ऑफ माई मास, दिस इज, अब ग्रामर में नहीं जा रहा, मैं मी लिख देता हूँ। तो अर्थ ने जो मुझ पर फोर्स लगाया है और जो मेरा मास है वो मेरी बॉडी में इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो मैं अपने मसल्स के फोर्स से अर्थ का फोर्स लगा रहा हूँ, और अर्थ मुझ पर फोर्स लगा रही है, तो मैं अपने फोर्स से नहीं चल रहा, मैं अर्थ ने मुझ पर जो फोर्स लगाया उससे चल रहा हूँ। ऑब्जेक्ट हमेशा अनबैलेंस फोर्स से चलता है जो उस पर लग रहे होते हैं बाहर से। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर फोर्स तो हमने भी अर्थ पे लगाया, तो अर्थ पीछे क्यों नहीं गई, है क्या नहीं। तो अर्थ पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी ये कौन बताएगा, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो फोर्स तो हमने भी अर्थ पे लगाया था, फोर्स ऑन, ये तो फोर्स ऑफ अर्थ लगा था हम पर, और फोर्स ऑफ मसल मैंने ये किस पे लगाया है, अर्थ पर। तो अर्थ पे इतना फोर्स लगाया हुआ है, ये मास ऑफ अर्थ है, और ये क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो एक्सीलरेशन ऑफ द अर्थ होगा कितना होगा, मास ऑफ द अर्थ अपॉन, सॉरी, फोर्स ऑन दी, मस्कुलर फोर्स ऑन द अर्थ अपॉन मास ऑफ द अर्थ। लेकिन आपको पता है कि अर्थ का ये जो फोर्स होते हैं, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि मैंने जितना मसल्स का फोर्स अर्थ पे लगाया था उतना ही फोर्स तो अर्थ मुझ पर लगाएगी। तो ये दोनों फोर्स कैसे हैं, सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपॉन डायरेक्शन। लेकिन आप देखिए अर्थ का मास कैसा है, अर्थ का मास कैसा, बहुत ज़्यादा, और जो एक्सीलरेशन होगा अर्थ का अर्थ के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो अर्थ का एक्सीलरेशन कैसा होगा, बहुत कम,
इतना कम कि आप इसे अप्रोक्सीमेटली कितना मान सकते हैं, आप इसे अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 0। तो ये वजह होती है कि हमें अर्थ पीछे जाते हुए दिखाई नहीं देती, अदरवाइज अर्थ में भी अर्थ को भी फोर्स फील होता है। बस पारस बात को, जैसे मैं आपसे कभी बॉल को मैंने ऊपर फेंका तो अर्थ बॉल पर फोर्स लगा रही है नीचे, तो बॉल नीचे आ गई। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि सेम टाइम पर बॉल अर्थ पर भी फोर्स लगाती है ऊपर, लेकिन जब बॉल पर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो बॉल पर लगने वाला फोर्स है जो किसने लगाया है, अर्थ ने। ये फोर्स किस पर लगाया है, बॉल पर, दिस फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू अर्थ। और यहाँ क्या आएगा, मास ऑफ दी बॉल। तो ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन ऑफ दी बॉल। तो मास ऑफ दी बॉल कैसा होता है, बहुत कम, तो बॉल का एक्सीलरेशन कैसा होगा, बहुत ज़्यादा, वो टपक से नीचे आ जाएगी। लेकिन फोर्स ऑन अर्थ भी लगाएगी बॉल, अर्थ की मोशन होगी कि नहीं होगी, हम अर्थ के लिए सेकंड लॉ लगा लेते हैं। तो अर्थ पर फोर्स लगेगा बॉल की वजह से किधर, ऊपर, ठीक है। तो यहाँ मास ऑफ अर्थ आएगा, ये एक्सीलरेशन ऑफ दी अर्थ आएगा। तो फिर से ये फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होती तो सेम हो गए दोनों के लिए। लेकिन अर्थ का मास कैसा है, बहुत ज़्यादा, तो अर्थ का एक्सीलरेशन कैसा होगा, बहुत कम। तो ये वजह होती है कि जो बॉल है वो तो नीचे आ जाती है, लेकिन अर्थ ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन कैसा, बहुत कम है। फिर से नियरली कितना, जैसे 0, ठीक है। तो ये सब के साथ न्यूटन्स के थर्ड लॉ के एप्लीकेशंस हैं। और एग्जांपल लीजिए, जैसे बुलेट है आप गन से फायर करते हैं तो बुलेट किधर चलती है, सामने, ठीक है। आप फेल करेंगे, गन किधर चलती है, पीछे। लेकिन बुलेट तो काफ़ी डिस्टेंस चलती है और जो गन है वो थोड़ा सा ही पीछे चलती है। ऐसा क्यों होता है, जबकि फोर्स दोनों पे कैसे लगते हैं, सेम लगते हैं, फोर्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होते डायरेक्शन में। तो जब फोर्स सेम लग रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो इतनी तेज़ी से मूव करी और वो थोड़ा सा ही पीछे हटी। तो क्या होता है, जो फिर से वही बात, ठीक है, सबका आंसर एक ही है। एक तो फोर्स लगा बुलेट पर ड्यू टू गन, ठीक है। तो ये फोर्स कैसे फील हुआ, बुलेट को, किसका एक्सीलरेशन होगा, बुलेट का, मास ऑफ द बुलेट, ये एक्सीलरेशन ऑफ द बुलेट होगा। फिर से एक फोर्स लगेगा गन पर, किसकी वजह से, बुलेट की वजह से, मास ऑफ द गन, एक्सीलरेशन ऑफ द गन। तो आपने देखा फोर्स तो सेम है, लेकिन गन का मास कैसा होता है, ज़्यादा, गन का मास ज़्यादा होता है, इसी गन का एक्सीलरेशन कैसा होता है, कम। ब्लड का मास बहुत कम होता है, इसी वजह से ब्लड का एक्सीलरेशन कैसा होता है, ज़्यादा। और ब्लड का एक्सीलरेशन ज़्यादा हुआ तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस भी कैसे आएंगे, ज़्यादा आएंगे, इसी वजह से वो क्या होता है, तेज़ी से आगे चलती है, ठीक है। तो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ होता है, दो फोर्स होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, और दोनों दोनों सेम मैथ में की टाइम पे ऐड करते हैं। दो फोर्स होते हैं और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, बुलेट चलेगी कि नहीं चलेगी, बॉल नीचे आ रही कि नहीं आ रही। तो अगर बॉल की मोशन आप देखना चाहते हैं तो बॉल पे लगने वाला फोर्स लेंगे, बॉल का मास लेंगे, और बॉल का क्या लेंगे, एक्सीलरेशन। तब न्यूटन्स का सेकंड लॉ बताएगा ये कितने ऐसे से चल रहा है। तो चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा तो कितने ऐसे से चलेगा, ये काम होता है न्यूटन्स के सेकंड लॉ का, है कि नहीं। तो ये सब के सब क्या आपके एग्जाम्पल्स होते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो काफ़ी टिपिकल सा लगता है अब आपके शहर में आ गया होगा। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट।